नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हिंदी में बोलते हैं विनिमय बिल। तो दोस्तों विनिमय बिल के बारे में जानते हैं। विनिमय बिल क्या होता है। आज के युग में व्यापार का जो क्षेत्र है वो केवल राज्यों तक या राष्ट्र तक सीमित न होकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अनुरूप जो साख सुविधाएँ हैं यानी कि उधार लेन देन वो भी दिन अनुदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि व्यापार रोकड़ी व्यवहारों पर निर्भर न होकर उधार लेन देनों पर भी निर्भर होने लग गया है। तो जिसके अंतर्गत चेक, हुंडिया, प्रतिज्ञा पत्र आदि विनिमय साध्य विलेख जारी किए जाते हैं। विनिमय साध्य विलेख को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। जब विक्रेता क्रेता को माल बेचता है तो क्रेता उसे कुछ दिनों का या कुछ महीनों का कहकर उधार में माल खरीद लेता है और बदले में उसे मौखिक वचन देता है, तो वो मौखिक साख होती है। और जब विक्रेता क्रेता को माल बेचता है और क्रेता उसे लिखित में वचन देता है, लिख कर कि अमुक सामान इतने इतने दिनों में मैं आपको इसका भुगतान कर दूंगा, तो वो जो लिखित में वचन दिया जाता है वो एक सबूत होता है जिसे हम लिखित साख कहते हैं। इस प्रकार क्रेता के द्वारा विक्रेता को जो लिखित में वचन दिया जाता है कि यह माल का भुगतान मैं इतने महीने बाद या इतने दिनों बाद मैं कर दूंगा, तो उसका जो लिखित वचन होता है, जो सबूत होता है, उसे ही हम विनिमय बिल कहते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं विनिमय बिल की कितनी पार्टियां होती है, कितने पक्षकार होते हैं। तो विनिमय बिल के 3 पक्षकार होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। ड्रॉवर मानी भुगतानकर्ता, ड्रॉवी मानी स्वीकार करता और पेई मानी प्राप्त करता। तो दोस्तों ये 3 पक्षकार होते हैं विनिमय बिल के। तो आइए दोस्तों बात करते हैं विनिमय बिल के प्रकार। नेचर के आधार पर देखिए विनिमय बिल 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेड बिल यानी व्यापार बिल, अकोमोडेशन बिल यानी अनुग्रह बिल। एरिया बेसिस के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, इंडियन बिल और फॉरेन बिल, देसी और विदेशी। टाइम बेसिस के आधार पर साइड बिल और टेन्योर बिल यानी दर्शनी बिल और मियादी बिल। एसेट्स एंड लाइबिलिटी के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, प्राप्य बिल और देय बिल। तो दोस्तों ये था विनिमय बिल के प्रकार। दोस्तों कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जिन महीनों में 29, 30 या 31 तारीख नहीं होती, यदि बिल इन तारीखों को पर देय होता है तो वह उस महीने की अंतिम तारीख को देय माना जाएगा। 30 मई और 31 मई को लिखे गए बिल जो 1 माह बाद देय हैं, इन दोनों बिलों का भुगतान तारीख 3 जुलाई होगा। यदि किसी बिल की देय तिथि अनुग्रह के 3 दिनों को जोड़ने के पश्चात किसी रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन पड़ती है तो ऐसी स्थिति में उसकी देय तिथि 1 दिन पहले मानी जाएगी। यदि किसी बिल की देय तिथि 3 दिन अनुग्रह दिवस को जोड़कर जो दिन आता है उस दिन अचानक या आपातकालीन छुट्टी घोषित कर दी जाती है तो ऐसे बिलों की देय तिथि छुट्टी के बाद वाली होगी। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, परंतु फरवरी हर चौथे वर्ष 29 दिन की होती है, जिसे हम अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। उदाहरण, निम्नलिखित दशाओं में बिल की तिथि देय तिथि ज्ञात कीजिए। 1 नंबर पे है 1 जनवरी 2010, पीरियड है 2 मंथ। 28 जनवरी 2010, पीरियड है 1 मंथ। 30 जनवरी 2010, 1 मंथ। 30 अप्रैल 2010, 2 मंथ। 30 अप्रैल 2010, 3 मंथ्स। 1 दिसंबर 2010, 60 डेज। 28 दिसंबर 2008, 2 मंथ्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस एग्जाम्पल को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। 1 जनवरी 2010 है, इसका देय तिथि आपको एग्जाम्पल में 2 मंथ्स दे रखा है। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मंथ, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 मंथ। 2 मंथ के बाद में हमको 3 अनुग्रह दिवस इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो 1 मार्च के बाद में उसमें 3 दिन और जोड़ेंगे तो 4 मार्च आएंगे देय तिथि। तो फर्स्ट का आंसर होगा 4 मार्च 2010। दूसरा है 28 जनवरी 2010, इसका आपको 1 मंथ दे रखा है। तो 28 जनवरी से 28 फरवरी 1 मंथ, उसके अंदर 3 अनुग्रह दिवस जोड़ेंगे तो 3 मार्च आएंगे, 3 मार्च 2010। 30 जनवरी 2010, इसके अंदर 1 मंथ, तो 30 जनवरी से 30
फरवरी, 30 फरवरी नहीं होता, 28 फरवरी तक होता है। 2010 में फरवरी 28 की थी, तो 28 तारीख तक वो एक मंथ कैलकुलेट होगा। तो 30 जनवरी से 28 फरवरी और उसके अंदर 3 अनुग्रह दिवस, 3 मार्च 2010। फोर्थ नंबर पे आ रहा है 30 अप्रैल 2010, इसका 2 मंथ्स। तो 30 अप्रैल से 30 मई एक मंथ और 30 मई से 30 जून 2 मंथ। उसके अंदर 3 अनुग्रह दिवस यानी कि 3 जुलाई 2010। दोस्तों अब बात करते हैं आगे 30 अप्रैल 2010, इसके अंदर 3 मंथ्स हैं। तो 30 अप्रैल से 30 मई, 30 मई से 30 जून, 30 जुलाई और उसके अंदर 3 अनुग्रह दिवस। तो 31 जुलाई रह गया था, वो एक दिन, 1 अगस्त और 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को इसका देय होगा। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों 6 नंबर पे आ रही है 1 दिसंबर 2010, इसके अंदर आपको 60 डेज कैलकुलेट करने हैं। तो 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक इसके 60 डेज होते हैं। उसके बाद में 3 अनुग्रह दिवस इसके अंदर जोड़ेंगे तो आएंगे 2 फरवरी 2010, 2 फरवरी 2011। 7 नंबर पे आ रहे 28 दिसंबर 2008, इसके अंदर आपको 2 मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। 28 दिसंबर से 28 जनवरी और 28 फरवरी, 2 मंथ हो गए और उसके अंदर 3 अनुग्रह दिवस यानी 3 मार्च। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको देय तिथियों की गणना करनी है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको 3 अनुग्रह दिवस जोड़कर गणना करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल करने से पहले कुछ एंट्रियां हम जान लेते हैं। बिल लिखने व स्वीकार करने पर क्या एंट्री होगी लेखक की बही में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर या ड्रॉवी अकाउंट। स्वीकारक की बही में क्या होगा? ड्रॉवर्स अकाउंट DR, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बिल का भुगतान होने पर आपको लेखक की बही में एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। स्वीकारक की बही में आपको करना है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्रियां करनी है आपको। इन एंट्रियों के आधार पर अगला एग्जाम्पल आपके सामने आता है। तो दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। 1 जनवरी 2010 को रिचा ने रितिका को 1050 रुपये का माल बेचा और 2 महीने की अवधि का एक बिल लिख दिया, जिसको रितिका ने स्वीकार कर लिया। निश्चित तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। दोनों पक्षों की जर्नल में इन लेन देनों की प्रविष्टियाँ कीजिए। तो आइए दोस्तों उस एग्जाम्पल की जो एंट्रियाँ क्या होंगी वो देखते हैं। 2 जर्नल बनेगी, रिचा की अलग जर्नल बनेगी और रितिका की अलग जर्नल बनेगी। सबसे पहले तो रिचा ने रितिका को माल बेचा तो उसकी एंट्री रितिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1050 और 1050, और रितिका ने माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचा 1050 से एंट्री होगी दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद में इसने एक बिल लिखा और रितिका ने स्वीकार कर लिया तो उसके बाद में रिचा ने एक बिल लिखा और रितिका ने स्वीकार कर लिया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रितिका, ये एंट्री, और इसकी पुस्तकों में होगी रिचा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। उसके बाद में निश्चित तिथि को उनका भुगतान हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ इसकी पुस्तकों में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोनों की पुस्तकों में इस प्रकार से एंट्रियाँ होंगी। ये दोस्तों बात करते हैं बिल के बेचान के बारे में। एंडोर्सिंग ए बिल। सबसे पहले देखिए बिल बेचान करने वाले की बहियों में एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बेचान पात्र की बहियों में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर अकाउंट। तो दोस्तों ये 2 एंट्रियाँ आपको याद करनी पड़ेंगी। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। 1 अप्रैल 2010 को वंदना ने एक बिल 900 रुपये का 3 माह की अवधि का सुमित्रा को माल बेचने के बदले लिखा, जिसको सुमित्रा ने स्वीकार करके वंदना को लौटा दिया। 5 अप्रैल को वंदना ने यह बिल दीपाली को एक ऋण के भुगतान में दे दिया। निश्चित तिथि पर बिल का भुगतान हो जाता है। समस्त पक्षों के जर्नल में प्रविष्टियाँ कीजिए। तो आपको दोस्तों इसके अंदर 3 जर्नल बनानी पड़ेगी, जर्नल ऑफ वंदना, जर्नल ऑफ सुमित्रा और जर्नल ऑफ दीपाली। तो सबसे पहले देखिए 1 अप्रैल 2010 को वंदना ने एक बिल 900 रुपये का 3 माह की अवधि का सुमित्रा को माल बेचने के बदले लिखा और जिसे सुमित्रा ने स्वीकार करके वंदना को लौटा दिया। तो माल बेचने पे लिखा तो सुमित्रा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सुमित्रा ने खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू वंदना। इसने स्वीकार किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित्रा, वंदना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, सुमित्रा की जर्नल में और वंदना की जर्नल में। अब वंदना ने क्या किया, उस बिल को दीपाली को ट्रांसफ़र कर दिया। दीपाली अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल
और दीपाली की बुक में होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना, और एक निश्चित तारीख को इनका भुगतान हो गया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इस प्रकार से तीनों की जर्नल बनेगी। दोस्तों विनिमय बिल के अंदर एक निकराई व्यय का भी लेखा किया जाता है। नोटिंग चार्जेज में लेखक की पुस्तकों में देखें, सबसे पहले स्वयं लेखक द्वारा भुगतान करने पर एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू कैश, तृतीय पक्षकार द्वारा भुगतान करने पर एक्सेप्टर डीआर टू क्रेडिटर, बैंक द्वारा भुगतान करने पर एक्सेप्टर डेबिट टू बैंक। स्वीकारक की पुस्तकों में सभी परिस्थितियों में केवल एक ही प्रविष्टि होगी और वो है होगी नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर्स अकाउंट। तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल में ये एंट्रियाँ काम आएंगी, तो इन्हें एक बार देख लीजिए। रामनिवास 1100 रुपये से अशोक का ऋणी था, जिसके लिए अशोक उस पर 3 महीने की अवधि का एक बिल लिख देता है, जिसे रामनिवास स्वीकार कर लेता है। निश्चित तिथि को रामनिवास बिल का भुगतान करने से इनकार कर देता है। अशोक 10 रुपये निकराई या प्रमाणन खर्च चुकाता है। उपयुक्त लेन देनों को रामनिवास व अशोक की जर्नल में प्रविष्टियाँ कीजिए। तो आइए दोस्तों उस एग्जाम्पल के अंदर आपको 2 जर्नल बनानी है, जर्नल ऑफ अशोक, जर्नल ऑफ रामनिवास। तो सबसे पहले आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1100 रुपये टू रामनिवास अकाउंट 1100 रुपये, और इधर रामनिवास की बुक में होगी अशोक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1100 रुपये। उसके बाद में रामनिवास अकाउंट डेबिट उसने भुगतान करने से मना कर दिया तो उसके 10 रुपये निकराई व्यय लगे, तो रामनिवास अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, ये 10 रुपये वो हो गए, टोटल जुड़ के 1110 रुपये हो गए। इधर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अशोक 1110 रुपये से। इस प्रकार से दोस्तों ये एग्जाम्पल होगा। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए